मैं चंद्रशेखर आजाद को किसी भी सूरत में बहन मायावती या बहुजन समाज पार्टी का विकल्प नहीं मानता हूं। चंद्रशेखर अभी भी नहीं मानते, अभी भी नहीं मानते। विकल्प नहीं मैं मान रहा, मैं तो चंद्रशेखर आजाद को विकल्प मान रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। चाहे बहुजन समाज में दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, अगर किसी की सबसे ज्यादा जो स्वीकारोक्ति है तो वो बहन मायावती की। फिर मैं कह रहा हूं आंकड़े तो नहीं कह रहे बहन मायावती जो है, जो पतन हुआ है उसके लिए वो स्वतः जिम्मेदार है। आकाश आनंद की राजनीति को बहन मायावती जी नुकसान किया। अच्छा। वह चाहे जिस दबाव में भी, चुनाव के बीच में जब उनको हटाया गया कि भाई वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो फिर आपने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना ही नहीं। आकाश आनंद आज की तारीख में चंद्रशेखर की बराबरी वो कर ही नहीं पाएंगे। चंद्रशेखर एक अलग ढंग के राजनीति है। मैं भी अनुरोध कर रहा हूं बहन मायावती से वतन चैनल के माध्यम से कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेतृत्व हैं जो संघर्ष की उपज हैं, जो आंदोलन की उपज हैं, जो कितने बार जेल रहे, कितने उनके ऊपर पुलिस उत्पीड़न अत्याचार हुआ। बहन मायावती जी उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। उनको वर्सेस आकाश आनंद किसकी स्वीकारता ज्यादा है? दोनों की स्वीकार्यता। चंद्रशेखर बड़े भाई हैं उसके और आकाश आनंद छोटे हैं, दोनों की स्वीकार्यता। लेकिन यह है लेकिन पार्टी के हिसाब से तो बीएसपी बड़े। नमस्कार, मैं शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। देश के सियासी गलियारों में मायावती के एक फैसले की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। चुनाव के ठीक पहले लोकसभा चुनाव के बीच में जो है आकाश आनंद को उन्हें हटा दिया गया था इन पदों से, और ये कहा गया था कि वो मैच्योर नहीं है, उन्हें देश की परिस्थिति, काल, अवस्था की जो है वो समझ नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन 45-46 दिनों में वो मैच्योर हो गए हैं, या फिर जो चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा चेहरा सांसद बने हैं, वो चुन कर आए हैं, इससे जो है बीएसपी को लगने लगा है कि हमारी कहीं जो ज़मीन है वो खिसक न जाए बीएसपी की। इसे लेकर उन्होंने जो है आकाश आनंद को एक युवा चेहरा के तौर पर लाए हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुजन राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो कैसे देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो है आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर? यह एक अच्छा कदम है और बहन मायावती जी को इसके लिए बधाई। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा और जोड़ना चाहता हूँ कि समय बदलता है और आज बहन मायावती जी को बहुत कद्दावर नेता है, उन्होंने तो अपने से बहुजन राजनीति को सत्यानाश कर दिया है। नहीं तो उनसे बढ़िया, उनसे बेहतर नेतृत्व, उनसे कुशल प्रशासक कोई उत्तर प्रदेश में था ही नहीं। और आज जो उनकी स्थिति बनी है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहना चाह रहा हूँ दूसरे उस पर कि आकाश आनंद को राजनीति को उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान किया है। आकाश आनंद की राजनीति को बहन मायावती जी नुकसान किया। अच्छा। वह चाहे जिस दबाव में भी, चुनाव के बीच में जब उनको हटाया गया कि भाई वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो फिर आपने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना ही नहीं चाहिए था। लोग सवाल उठा रहे हैं 45 दिनों में, 45-46 दिनों में उससे आप जो है एक उपहास का पात्र आपने आकाश आनंद को बना दिया, यह कह करके कि 45 दिनों में मैच्योर हो गए, चुनाव होते ही, खत्म होते ही मैच्योर हो गए। और अब की राजनीति सोशल मीडिया पर केवल भाषणबाजी देने से नहीं हो रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की नेत्री केवल ठान लें, अपने बेशक न निकला आकाश आनंद को कह दें कि उनकी टीम को कह दें कि जिले जिले वो निकलना शुरू कर दें, एक कसम खा लें कि अगर हम 2027 तक हम बैठेंगे नहीं, एक पदयात्रा बहुजन समाज पार्टी निकाल दे, देखो सबकी लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी 2027 में। और बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करने में सफल होगी। अब मुझे लग रहा है कि समय परिवर्तन हो चुका है। अब जो है घर में बैठने की राजनीति यह इस बार चुनाव में, लोकसभा में सिद्ध हो गई कि जो लोग पैसा फेंक करके राजनीति करते थे, ऊपर से बैठ के आए हेलीकॉप्टर से और भीड़ में जो है पैसा दे करके भीड़ जुटाई जाती थी, ताली पिटवाया जाता था, वो राजनीति नहीं चलेगी। आप कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो फिर से एक बार मजबूत होगी, लेकिन सवाल उठता है कि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो चुन कर आए हैं और
वो आज़ाद समाज पार्टी के कांशीराम के पहले वो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि बहन जी का सपना जो है हम साकार करेंगे। साथ ही वो दावेदारी कर रहे हैं कि उस राजनीति की दावेदारी कर रहे हैं जिस पर चलते हुए कांशीराम जी ने बसपा का निर्माण किया, बसपा को स्थापित किया। तो अब ये जो दावेदारी है दलित वोटों की, किसके फेवर में जाएगा? कौन मजबूत होगा, कौन बटेगा, क्या लगता है? चंद्रशेखर आजाद युवा नेता है, जुझारू नेता है, संघर्षशील नेता है, और मैं उनको बधाई देता हूं चैनल वतन के माध्यम से कि सभी विपरीत परिस्थितियों में 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा से उन्होंने जीते, चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। उनको बधाई, उनके दीर्घायु होने की कामना। अभी उनकी पूरी, अभी तो शुरुआत उन्होंने किया है, और मैं चंद्रशेखर आजाद को किसी भी सूरत में बहन मायावती या बहुजन समाज पार्टी का विकल्प नहीं मानता हूं। चंद्रशेखर अभी भी नहीं मानते, अभी भी नहीं मानते। विकल्प नहीं मैं मान रहा, मैं तो चंद्रशेखर आजाद को विकल्प मान रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैं चंद्रशेखर आजाद को विकल्प मानता हूं कांग्रेस पार्टी का। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जितनी चर्चा चंद्रशेखर आजाद की है उतनी तो किसी की नहीं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी चीज कि बार बार ये कोशिश की जाती है राजनीतिक गलियारे में कि क्या मायावती का जो जनाधार हो रावण ले लेंगे, चंद्रशेखर ले लेंगे। जनाधार तो चंद्रशेखर का पूरे देश में है भाई। चंद्रशेखर आजाद आज की तारीख में सांसद होने से पहले किसी भी जिले में कोई भी घटना, चाहे दलित के ऊपर हो चाहे मुस्लिम के ऊपर हो, ऐसी कोई घटना कोई बता दे जहां चंद्रशेखर आजाद न पहुंचे हो। और मैं कह रहा हूं, मैं तो उनको उन दिनों से जानता हूं जब वो सहारनपुर जेल में थे, तब मैं उनसे मेरा रिश्ता है और तब से मैं मिलना जुलना उनसे मेरा है। उनके संघर्षों का इतिहास मैं भी जानता हूं कि जो आदमी एक प्राइमरी स्कूल के बेटे के निकला हुआ, जिसके घर पे छोटमलपुर में मैं खुद गया हूं, जिनके पास बेचारे का छोटा सा 3-4 कमरे का घर है, अगर 4 आदमी पहुंच जाए तो बेचारे कहीं रखने की जगह, संघर्ष के वजह से आज जो है जिस मकाम पर चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, वो मायावती का विकल्प क्यों बनेंगे? यह लड़ाने की राजनीति है कि चंद्रशेखर मायावती के विकल्प बनेगी, मायावती का जनाधार नहीं। लड़ाने वाली बात कहाँ, जब उनकी पार्टी अलग है, इनकी पार्टी अलग है, उसी वोटर को वो भी अपना कहते हैं। वो कहते हैं कि हम बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, हम कांशीराम जी के रास्ते पे चल रहे हैं। दोनों पार्टियां एक ही बातें कर रही हैं, तो डिवाइड होंगी, इसमें लड़ाने वाली बात कहाँ है भाई? मैं तो ये देख रहा हूं कि ये बहुत अच्छा से उसका वो संकेत है कि अगर बहन मायावती जी, हो सकता, मैं भी अनुरोध कर रहा हूं बहन मायावती से वतन चैनल के माध्यम से कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेतृत्व हैं जो संघर्ष की उपज हैं, जो आंदोलन की उपज हैं, जो कितने बार जेल रहे, कितने उनके ऊपर पुलिस उत्पीड़न अत्याचार हुआ। बहन मायावती जी, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए उनको। और दोनों अगर साथ मिल करके एक साथ अगर कहीं निकल दें तो मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में किसी की औकात नहीं कोई सरकार बना ले। किसके कह रहे हैं कि उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, उन्हें पार्टी में ले लेना चाहिए। चंद्रशेखर तो कई बार इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि हमें बसपा में आने दिया जाए, लेकिन आकाश आनंद हो या बहन जी हो, उन्होंने तो जमकर आलोचना की है। कोई राजनीति में आलोचना चलती है। राजनीति में तुमको पता होना चाहिए कि निरहुआ जो आजमगढ़ से चुनाव लड़े हैं, लोकसभा भी हारे हैं, निरहुआ के भाई ने खुद निरहुआ का विरोध किया है। सगे भाई ने कहा मैं उसको वोट नहीं दूंगा, मैं जो दूंगा समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। तो ये तो दो घर की बात है। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में विरोध होते हैं, लेकिन कभी मैंने नहीं सुना कि चंद्रशेखर आजाद ने बहन मायावती के लिए कभी अपशब्द कहा हो। मैंने आज तक नहीं सुना। वो हमेशा एक सम्मानित। आकाश आनंद को फिर से पद दिया गया है, तो इससे सवाल उठ रहा है कि जो चंद्रशेखर का जो कद बढ़ा है, जो मजबूत, जो ताकत बढ़ी है, उनसे बीएसपी को लगने लगा था कि भाई ये युवा चेहरा है, इसके आने से जो है बीएसपी की जमीन जो है खिसक जाएगी और खिसक जाएगी। ये इसलिए उनके मुकाबले आकाश जमीन का देखो, जमीन जो है आकाश आनंद आज की तारीख में चंद्रशेखर की बराबरी वो कर ही नहीं पाएंगे। चंद्रशेखर एक अलग ढंग की राजनीति है उनकी, और कल से ही लोकसभा में आए हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। तो वो तुलनात्मक राजनीति नहीं होती। अभी तो संघर्ष करें,
अभी तो फुआ की बनाई हुई राजनीति पर आकाश आनंद राजनीति की है ना। मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं आकाश आनंद, उनको शुभकामनाएं हैं, उनको बधाई है कि भाई आकाश आनंद उम्र में तो चंद्रशेखर से छोटे होंगे, तो छोटे हैं तो बड़े भाई से थोड़ा सीख तो लें। तो कहते हैं हम पहचानते ही नहीं चंद्रशेखर को। अरे वो सब पहचानते हैं। पहचानने के लिए तो अब जो है पत्नियां कह देती हैं पतियों को नहीं पहचानती, वो कोई बड़ी इशू नहीं होता। जहां राजनीतिक संघर्ष होता है वो ये चलता रहता है, उसको हम कोई वो नहीं मान। लेकिन जिस तरह के संघर्ष की उपज चंद्रशेखर हैं, आकाश आनंद अगर कहीं कहते हैं तालमेल बैठा के उनके संघर्षों से कुछ प्रेरणा ले लें तो निश्चित तौर से आकाश आनंद को, मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर होंगे पहले व्यक्ति नहीं, आकाश आनंद जो रैली के बीच में, तमाम जो चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बीच में जो उनके संवाद थे, जो भाषण थे, उसकी खूब चर्चा हुई। वो लगातार, जैसे बहन जी हैं, वो घुमा फिराकर सपा कांग्रेस पर ज्यादा हमला बोलती थी, लेकिन आकाश आनंद आए, वो भूखमरी, बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे थे, महंगाई पर चर्चा कर रहे थे, साथ ही साथ सरकार और बीजेपी को जमकर घेर रहे थे। तो क्या लगता है कि वो एग्रेशन तो था उनमें? उनके अंदर सब कुछ है। उन्होंने दुनिया देखी, मतलब दुनिया तो नहीं देखी लेकिन हाँ चुनावी रणनीति तो देखी है। और लेकिन अभी जो धरातल पे संघर्ष होता उसमें आकाश आनंद को कोई अनुभव नहीं है। मैं कह रहा केवल जाना, वहां जाके रैली को संबोधित कर देना, कहीं जाके, मैं कह रहा हूं 1 साल का आकाश आनंद अपना वो जो है एक वो दे दें रोड मैप कि 1 साल मुझे उत्तर प्रदेश में ये करना है। उनकी स्वीकारोक्ति बहुजन समाज उनको हाथों हाथ उठाएगा। और उसमें मैं फिर कह रहा हूं कि चंद्रशेखर कहीं से आड़े नहीं आएंगे, चंद्रशेखर उनको मदद करेंगे। चंद्रशेखर एक अनुभवी नेतृत्व है। चंद्रशेखर को एक डिमीन करके, छोटा आंकड़ा अगर जो आंक रहा होगा वो गलतफहमी का शिकार है। चंद्रशेखर बहुजन समाज के विरोधी नहीं, चंद्रशेखर वो व्यवस्था के विरोधी है जो पूरी की पूरी। जाहिर सी बात है, अगर वो नगीना जीते हैं तो आने वाले चुनाव में उनके और प्रत्याशी उतरेंगे, पार्टी के कई और कैंडिडेट जगह जगह उनके प्रत्याशी उतरेंगे। आप कह रहे हैं कि फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साथ देंगे? कैसे साथ देंगे? अरे इतना बड़ा मतदान केंद्र है, अरे 403 सीट, अगर इन लोगों ने बंटवारा नहीं किया 27 से पहले तो 403 सीट में तो बहुत अच्छी वो बन सकती है, सबका तालमेल भाई। कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर बीजेपी, जिसकी कोई एक को आदमी नहीं है, उसको भी कह देते एक हमारी एनडीए कहलाएं, 36 पार्टियों, 36 हैं कैठे, बच गए आधे, इसमें 2-1 लोग जो अपना अपना दल वाले नहीं तो उसको वो भी तो साफ ही थे। तो कम से कम सबसे बड़ा आज के भी तारीख में जनाधार देखो तो 9% तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है, और 1.25 करोड़ से ऊपर तो उनको मतदान मिला है पूरे देश में। उनके मौजूदा आंकड़ों पर जो चुनाव हाल में हुआ है, उस पर अगर उस पर नजर दौड़ाएं तो साफ पता चलता है कि जो दलित हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, वो बीएसपी से खफा हैं, क्योंकि जो चुनाव परसेंट है वो जो वोटिंग प्रतिशत है उनका 9% है बीजेपी और बीएसपी का। तो चंद्रशेखर वहीं जीत के आते हैं दलित और मुस्लिम के भरोसे, तो फिर किसका साथ देंगे? यह एक क्षणिक वो है, चाहे बहुजन समाज में दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, अगर किसी की सबसे ज्यादा जो स्वीकारोक्ति है तो वो बहन मायावती की है। फिर मैं कह रहा हूं आंकड़े तो नहीं कह रहे, बहन मायावती जो है, जो पतन हुआ है उसके लिए वो स्वतः जिम्मेदार है। चाहे जो भी रीजन मैं नहीं जानता हूं, रीजन वो खुद ढूंढे। और अब राजनीति बदलाव की है, दिन दूर नहीं है कि कहीं हो सकता है, मैं कह रहा हूं जो मुझे कुछ है भनक, कि कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी तीसरी यात्रा न शुरू कर दे। और तीसरी यात्रा अगर शुरू कर दी तो समझ लो कि किसी के लिए मुसीबत बन जाएगी। वो मतदाता तो वही है भाई, मैं कह रहा हूं हिंदू, तो हिंदुओं का जो खेल जो चलता है कि वोट लेना हो तो पिछड़ा भी हिंदू हो, वोट लेना हो तो शेड्यूल कास्ट भी हिंदू, जब अधिकार देना हो तो हिंदू नहीं है, तो वो पिछड़ा हो गया, तो वो अनुसूचित जाति हो, दलित हो। जो ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ये 3 हिंदू जातियां हैं केवल, बार बार मैं कहता हूं, इसके सिवा चौथा कोई हिंदू नहीं, वो मानने के लिए जो भी मानते रहे लोग, उनकी आबादी 10% है। पिछले चुनाव में कहा गया कि जो है लोकसभा में क्षत्रियों का मतलब विरोध प्रदर्शन, भाजपा को क्षत्रियों का विरोध झेलना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। 80 से लेके 90% क्षत्रियों ने भाजपा को वोट दिया,
वो उसका पैतृक घर है भाई भाजपा। ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया क्यों वोट देगा तुमको? वो तो भाजपा उनकी पार्टी है। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस जब कमजोर हुई तो भाजपा में चले गए। कुछ समय के लिए वो हाथी पर भी आ गए थे उत्तर प्रदेश में कि चलो बहन मायावती के साथ जुड़ जाए, जुड़ा करके उन्होंने करके अब बहन जी को सत्यानाश किया, सत्यानाश करके चुपचाप बीजेपी में चले गए। एक आखिरी सवाल, चंद्रशेखर वर्सेज आकाश आनंद, किसकी स्वीकार्यता ज्यादा है? दोनों के स्वीकार्यता, चंद्रशेखर बड़े भाई हैं उसके और आकाश आनंद छोटे हैं, दोनों की स्वीकार्यता। लेकिन यह है लेकिन पार्टी के हिसाब से तो बीएसपी बड़े भाई है और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जो है बहुत स्टार हैं, बहुत बड़े नेता हैं आज की तारीख में। आकाश आनंद को बहुत उतने ही तो सीखने की जरूरत है भाई। आज से वो हैं, एक दशक से चंद्रशेखर आजाद जो जेल के पीछे घूमते 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 कहाँ जेल नहीं गए हैं भाई। उनके तो इतिहास लिख दिया था, जेलों पर कई किताबें लिख दी जाएंगी। तो वो चीजें नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा। मैं तो कहता हूं आकाश आनंद जी को चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि संघर्ष कैसे होता है, जनता के बीच में चलो संघर्ष कैसे होता है। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ आकाश आनंद, दूसरी तरफ चंद्रशेखर, जाहिर सी बात है ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आने वाले चुनावों में जो है वो आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी और बीएसपी दोनों आमने सामने हो। तो आपको क्या लगता है किसकी स्वीकार्यता ज़्यादा होगी? जो इनके वोटर हैं, जो दलित वोटर हैं या जो दूसरे अन्य पिछड़े वर्ग के वोटर हैं, किसकी स्वीकार्यता ज़्यादा होगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।